बरमूडा ट्रायंगल ने गायब हुए विमानों और जहाज़ों की कहानियों से लोगों के मन में हलचल मचा दी है। लेकिन अब एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत आखिरकार इसका जवाब देने का दावा करता है। महासागर अभी भी पृथ्वी का सबसे बड़ा अनसुलझा क्षेत्र है। हम अपने पैरों के नीचे छिपी सच्चाई को अनदेखा करते हुए तारों में जवाब ढूंढते हैं। पॉल बताते हैं कि उस रात करीब 7:50 बजे उन्होंने समुद्र तल से 100 फीट ऊपर एक आग का गोला देखा जो 10 मिनट तक जलता रहा। पानी की पतली परत के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जो चंद्रमा की सतह से भी अधिक अंधेरी, प्राचीन और कम समझी जाने वाली है। लगभग पूरा समुद्र तल अभी भी अनदेखा, अछूता और अनछुआ है, और एक जगह पर समुद्र एक ऐसा रहस्य छिपाए हुए हो सकता है जिसे अनदेखा करना असंभव है। बरमूडा ट्रायंगल को अक्सर एक मिथक कहकर उपहास उड़ाया जाता है, लेकिन 2001 में इंजीनियरों ने एक पानी के भीतर ड्रोन को इसकी गहराई में उतारा और उनकी स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने उन्हें वर्षों तक चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वह महासागर जिसे हम कभी जीत नहीं पाए, महासागर इस ग्रह पर सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है, फिर भी यह सबसे कम समझा जाने वाला क्षेत्र बना हुआ है। मानवता सौर मंडल से परे अंतरिक्ष यान भेजती है, मंगल ग्रह पर रोबोट उतारती है और दूर की आकाशगंगाओं का मानचित्रण करती है, लेकिन अपने स्वयं के जहाजों के ठीक नीचे की गहराई तक पहुंचने में उसे संघर्ष करना पड़ता है। इसका कारण सरल और भयावह है। गहरा समुद्र अंतरिक्ष की तुलना में कहीं अधिक प्रतिकूल है। दबाव हर मीटर के साथ बढ़ता जाता है। कई 100 मीटर की गहराई पर यह इस्पात को नष्ट कर सकता है, जहाजों के ढांचे को ध्वस्त कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पल भर में चूर चूर कर सकता है। प्रकाश तेजी से गायब हो जाता है, रेडियो तरंगें काम करना बंद कर देती हैं, मानव उपस्थिति असंभव हो जाती है और यहां तक कि मशीनें भी अनिश्चित काल तक ही चल पाती हैं। यहां अन्वेषण करना कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। यह धीमा, खर्चीला और जोखिम भरा है। इन्हीं सीमाओं के कारण गहरे समुद्र को चुपचाप छोड़ दिया गया है। उपग्रह पानी के आर पार नहीं देख सकते। सोनार मैपिंग महंगी और अपूर्ण होती है। अनुसंधान पोतों के लिए भारी मात्रा में धन कुशल चालक दल और महीनों तक समुद्र में रहने की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप समुद्र तल का लगभग 95% भाग अभी तक सार्थक रूप से मानचित्रित नहीं किया गया है। यह कोई काव्यात्मक रहस्य या रोमांटिक अनसुलझापन नहीं है। यह उपेक्षा के कारण उत्पन्न एक अंधापन है। हम बस खोजबीन ही नहीं करते, पूरी पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियां और पठार बिना किसी दस्तावेजीकरण के पड़े रहते हैं। वस्तुएं सदियों तक समुद्र तल पर बिना पता चले पड़ी रह सकती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अच्छी तरह से छिपे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उनकी खोज नहीं की है। इस अज्ञानता के गंभीर परिणाम होते हैं। समुद्र मनुष्य के समय के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य जमीन पर शहर ढह जाते हैं, जंगल खंडहरों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और मौसम के कारण सबूत मिट जाते हैं। पानी के अंदर समय धीमा हो जाता है। ठंडे तापमान, कम ऑक्सीजन और सीमित जैविक गतिविधि के कारण संरचनाएं सतह की तुलना में कहीं अधिक समय तक संरक्षित रहती हैं। प्राचीन काल के जहाजों के मलबे आज भी सुरक्षित हैं। लकड़ी, धातु और पत्थर ऐसी परिस्थितियों में भी बचे रहते हैं जो जमीन पर उन्हें नष्ट कर देती। अगर कोई विशाल वस्तु अचानक और गहराई में डूब जाए तो वह हजारों वर्षों तक अछूती रह सकती है। सागर कभी भूलता नहीं। इसका मतलब है कि गहरा समुद्र सिर्फ जहाजों का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि एक खजाना है। पृथ्वी के इतिहास के पूरे अध्याय गाद और अंधेरे की परतों के नीचे दबे हो सकते हैं। न केवल जहाजों के मलबे, बल्कि कभी मौजूद रहे तटरेखाएं, कम समुद्री जलस्तर के समय बनी बस्तियां
और बढ़ते जलस्तर से मिट चुके भूदृश्य भी। हिम युग के दौरान महासागर आज की तुलना में सैकड़ों मीटर नीचे थे। भूमि पुलों ने महाद्वीपों को जोड़ा। तट अपनी वर्तमान सीमाओं से बहुत दूर तक फैले हुए थे। जब बर्फ पिघली तो पानी तेजी से और बेरहमी से वापस आ गया। किनारे के बहुत करीब बनी कोई भी चीज गायब हो जाती थी। जो बात इसे और भी परेशान करने वाली बनाती है वह यह है कि यह गायब होना कितना स्थायी हो सकता है। जमीन पर खंडहर ध्यान आकर्षित करते हैं, पानी के नीचे वे स्मृति से मिट जाते हैं। कटाव से उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं मिलता। कोई यात्री उन तक नहीं पहुंच पाता। वे मानवीय चेतना से परे विद्यमान हैं। कोई संरचना वास्तविक मापने योग्य और विशाल हो सकती है, फिर भी इतिहास में उसका कोई अस्तित्व न हो। यदि कोई उन्नत संस्कृति समुद्र के निकट रहती थी और अचानक बाढ़ या भूस्खलन से नष्ट हो गई, तो हो सकता है कि वह भूमि पर कोई निशान न छोड़े। इसकी स्मृति केवल मिथक के रूप में ही जीवित रहेगी और समुद्र का एक क्षेत्र हमेशा से ही चीजों को मिटाने के लिए उत्सुक प्रतीत होता रहा है। बरमूडा ट्रायंगल को क्यों खारिज किया गया? बरमूडा ट्रायंगल की शुरुआत मजाक के तौर पर नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह मजाक बन गया। लापता जहाजों और विमानों की शुरुआती रिपोर्टों को गंभीरता से लिया गया और अक्सर नौसेना अधिकारियों और बीमा कंपनियों द्वारा इनकी जांच की गई। समय बीतने के साथ साथ ये घटनाएं लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गईं। सनसनीखेज किताबें, देर रात के टेलीविजन कार्यक्रम और अतिरंजित सुर्खियां इस क्षेत्र को मनोरंजन का केंद्र बना दिया। हरी धुंध, गायब होते विमान और घूमते हुए कंपास चर्चा का विषय बन गए। रहस्य को सरल बनाकर बार बार दोहराया गया, यहां तक कि उसकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई। जिस विषय पर गहन अध्ययन किया जा सकता था, उसे तमाशे के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। इस परिवर्तन का विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। गंभीर शोधकर्ताओं ने जल्द ही यह जान लिया कि बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र मात्र भी उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अकादमिक करियर भरोसे, सहकर्मी समीक्षा और सावधानीपूर्वक भाषा पर आधारित होते हैं। रहस्य या लोककथा से जुड़ी कोई भी बात खतरनाक हो जाती है। अनुदान मिलना बंद हो जाता है, पत्रिकाएं हिचकिचाने लगती हैं, सहकर्मी दूरी बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र अकादमिक जगत में अछूत बन गया। वैज्ञानिकों ने यह साबित नहीं किया कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्होंने बस वहां खोजबीन करना बंद कर दिया। जांच की जगह चुप्पी छा गई। विडंबना यह है कि सतही तौर पर सामने आए कई दावे असल मुद्दे थे ही नहीं। मौसम के मिजाज, नौकायन में हुई गलतियां और मानवीय त्रुटियां कई गुमशुदा लोगों की घटनाओं की वजह हो सकती हैं। यह बात सच है, लेकिन आसमान पर इतना ध्यान केंद्रित होने के कारण सबका ध्यान नीचे की दुनिया से हट गया। बरमूडा ट्रायंगल के नीचे स्थित समुद्र तल के बारे में शायद ही कभी चर्चा होती थी। यह क्षणिक रोमांच और नाटकीय गुमशुदगी की कहानी से मेल नहीं खाता था। सोनार सर्वेक्षण बहुत कम थे। गहरे समुद्र का मानचित्रण अधूरा था। जो दिखाई नहीं देता था उसे अनदेखा कर दिया गया। इस उपेक्षा ने एक खामी पैदा कर दी। चुंबकों और बादलों पर बहसें तो चल रही थीं, लेकिन समुद्र तल का बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं किया गया। यह क्षेत्र विवर्तनिक प्लेटों, गहरी खाइयों और जलमग्न पठारों के जटिल संगम पर स्थित है। यहाँ की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं धीमी, शक्तिशाली और नाटकीय परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। यहाँ ऐसे भूभाग भी मौजूद हैं जो कभी समुद्र स्तर कम होने के दौरान जलमग्न थे, लेकिन इसके अध्ययन के लिए समय, धन और धैर्य की आवश्यकता थी। इनमें से कोई भी चीज न तो लोकप्रिय संस्कृति और न ही अकादमिक सावधानी के अनुरूप थी। दशकों बीतने के साथ बरमूडा ट्रायंगल गलतफहमी से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया। यह प्रचलन से बाहर हो गया। इसका जिक्र करना उपहास का पात्र बन गया। यहां तक कि
वैध समुद्र विज्ञान अनुसंधान भी इस नाम से पूरी तरह परहेज करने लगा और तटस्थ भौगोलिक शब्दों का उपयोग करने लगा। इससे एक तरह का भ्रम पैदा हो गया कि मामला सुलझ गया है। जनता को लगा कि रहस्य सुलझ गया है, जबकि वास्तविकता में इसे बस छोड़ दिया गया था। कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला। फाइल को बिना पढ़े ही बंद कर दिया गया। इस बंद करने का एक और परिणाम निकला। जब वास्तविक अनियमितताएं सामने आईं, तो उन्हें नजरअंदाज करना आसान हो गया। किसी भी अप्रत्याशित आंकड़े को त्रुटि संयोग या गलत व्याख्या मानकर खारिज किया जा सकता था। कोई भी उस विषय को दोबारा उठाना नहीं चाहता था जिसे पहले ही बेतुका करार दिया जा चुका था। इससे जुड़ा कलंक बहुत गहरा था। इस सांस्कृतिक पूर्वाग्रह ने यह सुनिश्चित किया कि जब कोई सचमुच असामान्य घटना घटित होती तो वह चुपचाप घटित होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविक विसंगति कभी भी नाटकीय रूप से गायब होना या घूमती हुई सुइयां नहीं थीं। असल मुद्दा समुद्र तल की अनदेखी थी। गहरे समुद्र को प्रतिष्ठा या चलन से कोई मतलब नहीं होता। वह अपने भीतर इतिहास के सभी अंश संजोए रखता है, और चूंकि बरमूडा ट्रायंगल एक मजाक बनकर रह गया था, इसलिए कोई भी गंभीरता से यह अध्ययन नहीं कर रहा था कि इसके पानी के नीचे क्या छिपा है। और 2001 में तो कोई इतिहास की खोज ही नहीं कर रहा था। एक व्यापारिक सौदा जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस खोज ने बाद में वैश्विक बहस छेड़ दी, उसकी शुरुआत खोई हुई सभ्यताओं या प्राचीन मिथकों के बारे में जिज्ञासा से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत पैसों से हुई थी। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में क्यूबा भारी आर्थिक दबाव में था, वैश्विक बाजारों से कटा हुआ था और विदेशी मुद्रा के लिए बेताब था। लेकिन इसके आसपास के झलक क्षेत्र में कुछ अनमोल चीज छिपी हुई थी। सदियों से चांदी सोना और कीमती पत्थरों से लदे स्पेनिश जहाज कैरेबियन सागर में तूफानों या समुद्री डाकुओं के हमलों के दौरान डूबते रहे थे। ये जहाजों के मलबे जात थे, दस्तावेजों में दर्ज थे और काफी हद तक अछूते थे, क्योंकि ये काफी गहराई में स्थित थे। उन्हें वापस लाना इतिहास नहीं था, यह व्यापार था। गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाली एक कनाडाई कंपनी ने क्यूबा सरकार के साथ एक सीधा सादा अनुबंध किया। सौदा सीधा सादा था। कंपनी उन्नत सोनार प्रणालियों का उपयोग करके डूबे हुए जहाजों का पता लगाएगी, मूल्यवान माल बरामद करेगी और मुनाफे को आपस में बांट लेगी। इसमें कोई अकादमिक साझेदार, कोई इतिहासकार या कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यह पारंपरिक अर्थों में पुरातत्व नहीं था। किसी को भी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों या सांस्कृतिक संदर्भ की परवाह नहीं थी। लक्ष्य था धातु वजन और पुनर्विक्रय मूल्य। समुद्र में बिताया गया हर दिन खर्चा होता था और हर स्कैन उस खर्च को जायज ठहराने के लिए जरूरी था। इस मिशन के लिए चुने गए लोगों में यही सोच झलकती थी। इस अभियान का नेतृत्व इंजीनियरों, सर्वेक्षकों और समुद्री प्रौद्योगिकी विदों ने किया। ये ऐसे पेशेवर थे जिन्हें डेटा की व्याख्या करने, उपकरणों को कैलिब्रेट करने और दबाव में यांत्रिक समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण दिया गया था। वे काल्पनिक कहानियों का पीछा नहीं कर रहे थे। वे पानी के नीचे बसे शहरों या प्राचीन आपदाओं में विश्वास नहीं करते थे। उनका ध्यान सीमित और व्यावहारिक था। जहाजों के मलबे से मेल खाने वाली विसंगतियों का पता लगाना, धातु के संकेतों की पहचान करना, निर्देशांक चिह्नित करें, आगे बढ़ें। अनुसंधान पोत निर्धारित खोज ग्रिडों पर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा। जहाज के पीछे सोनार उपकरण को खींच कर ले जाया जाता था, जो समुद्र तल को चौड़े चापों में स्कैन करता था। अधिकांश दिन एक जैसे ही होते थे। स्कैन में ऊबड़ खाबड़ भूभाग, तलछट की लहरें और कभी कभार मलबा दिखाई देता था। जब कुछ दिखाई देता था तो आमतौर पर वह टूटा हुआ जहाज का ढांचा या बिखरा हुआ माल होता था, ठीक वैसा ही जैसा उन्हें उम्मीद थी।
वित्तीय गणना के अलावा खोज का कोई महत्व नहीं था। यदि मलबा गहरा, जटिल या लाभहीन होता था तो उसे दर्ज करके अनदेखा कर दिया जाता था। यह सोच महत्वपूर्ण है। टीम के पास जो कुछ उन्होंने देखा उसे बढ़ा चढ़ाकर बताने या गलत व्याख्या करने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में स्थिति इसके विपरीत थी। किसी भी ऐसी असामान्य स्थिति का जो स्पष्ट रूप से जहाज के डूबने का संकेत न हो, समय और धन की बर्बादी थी। असामान्य रीडिंग समस्याएं थीं, अवसर नहीं। खोज जारी रखने के लिए उपकरण की त्रुटियों को शीघ्रता से दूर करना आवश्यक था। यह एक व्यावसायिक अभियान था जो सीमित लाभ और अधिकांश अकादमिक अभियानों की तुलना में कहीं अधिक सख्त तार्किक सिद्धांतों पर आधारित था। इसीलिए आगे जो हुआ वह महत्वपूर्ण था। जब उपकरणों ने ऐसे आकार दिखाने शुरू किए जो ज्ञात जहाजों के मलबे के पैटर्न से मेल नहीं खाते थे, तो प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण नहीं थी। यह एक भ्रम की स्थिति थी। सीधी रेखाएं, तीखे कोण और विशाल ज्यामितीय आकृतियां सदियों पुराने लकड़ी के जहाजों से मेल नहीं खाती थीं। न तो माल बिखरा हुआ था, न ही धातुओं का जमाव था और न ही टूटने का कोई पैटर्न था। व्यापारिक दृष्टि से यह बात समझ से परे थी। टीम ने शुरू में मान लिया कि उपकरण में खराबी आ गई है। उन्होंने सिस्टम को पुनः कैलिब्रेट किया, आवृत्तियों को समायोजित किया और क्षेत्र को दोबारा स्कैन किया। हर बार जांच करने पर एक ही नतीजा निकला। नीचे जो भी था वह ठोस, विशाल और व्यवस्थित था। वह किसी लाभ जैसा नहीं दिखता था। यह भूविज्ञान से भी मेल नहीं खाता था। आंकड़े उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और इसी वजह से इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लेकिन उनके उपकरणों को खजाना नहीं मिला। सोनार ने एक शहर का चित्र बनाया। साइड स्कैन सोनार आकृतियों की कल्पना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह ध्वनि के परावर्तन को रिकॉर्ड करता है और उन्हें प्रकाश और छाया में परिवर्तित करता है। कठोर सतहें मजबूत संकेतों को वापस भेजती हैं। नरम तलछट उन्हें अवशोषित कर लेती है। जब कोई वस्तु समुद्र तल से ऊपर उठती है तो वह अपने पीछे एक गहरा ध्वनिक छाया क्षेत्र बनाती है। यह कोई व्याख्या या अनुमान नहीं है, यह भौतिकी है। टीम ने इस तकनीक का उपयोग वर्षों से कैरिबियन क्षेत्र में डूबे हुए जहाजों और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के मानचित्रण के लिए किया है। वे जानते थे कि अनियमित समुद्री तल कैसा दिखता है और कैसा नहीं। उस सर्वेक्षण के दौरान स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह एक खास तरह से गलत था। धाराओं और कटाव से बने अव्यवस्थित पैटर्न के बजाय सोनार छवि में एक व्यवस्थित पैटर्न दिखाई दिया। रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती थीं। कोण स्पष्ट रूप से प्रतिच्छेद करते थे। आकृतियां एक समान अंतराल पर दोहराई जाती थीं। प्रकृति में इस तरह की संरचनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। भूवैज्ञानिक संरचनाएं मुड़ती हैं, टूटती हैं और बिखरती हैं। यहां तक कि प्रवाल संरचनाएं भी जैविक नियमों का पालन करती हैं। प्रकृति में सीधी रेखाएं और समकोण मौजूद होते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में फैले संगठित समूहों में नहीं। संचालकों ने हस्तक्षेप की आशंका जताई। विद्युत शोर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी या सेंसरों के गलत संरेखण से सोनार छवियों में विकृति आ सकती है। तत्काल प्रतिक्रिया के तौर पर उपकरण की जांच की गई। आवृत्तियों को समायोजित किया गया। पोत ने अपना मार्ग बदल दिया। उसी क्षेत्र को एक अलग कोण से दोबारा स्कैन किया गया। परिणाम अपरिवर्तित रहे। आकृतियां अपनी स्थिति, आकार और अभिविन्यास में स्थिर रहीं। वे एक समान लंबाई की ध्वनिक छायाएं बनाते थे जो उनकी ऊंचाई और द्रव्यमान को दर्शाती थीं। यह रेत पर बनी कोई सपाट आकृति नहीं थी। यह समुद्र तल से उठती हुई त्रिआयामी संरचनाएं थीं। जैसे जैसे आंकड़े एकत्रित होते गए, स्थिति को नकारना कठिन होता गया। मानचित्रित क्षेत्र लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके भीतर बड़े आयताकार आकार, चबूतरे जैसी दिखने वाली सीढ़ी नुमा आकृतियां
और त्रिभुजाकार रूपरेखाएं थीं, जो विचित्र रूप से सम्मित प्रतीत होती थीं। कुछ संरचनाएं ऐसी प्रतीत होती थीं जो सड़कों के समान ही संरेखित थीं। चौराहे लगभग पूर्ण समकोण बनाते थे। संरचनाओं के बीच की दूरी संयोगवश नहीं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से बनाई गई प्रतीत होती थी। उस क्षेत्र में जात कोई भी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसी एक रूपता का कारण नहीं बता सकती थी। टीम को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात इसका विशाल आकार था। ये छोटी संरचनाएं नहीं थीं। कुछ संरचनाएं दसियों मीटर चौड़ी प्रतीत हुईं। उनकी ध्वनिक छायाओं से बहुमंजिला इमारतों के समान ऊर्ध्वाधर उभार का आभास हुआ। यह महज एक संयोग से कहीं अधिक था। सोनार किसी विशाल और सुनियोजित योजना का खाका खींच रहा था, मानो अंधेरे में उकेरा गया कोई खाका हो। जब इन छवियों को प्रिंट करके मेज पर फैलाया गया तो वे किसी शहर के ऊपर से ली गई हवाई तस्वीर जैसी लग रही थीं। जहाज पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया संदेह से बदलकर बेचैनी में बदल गई। कोई भी शहर शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई यही सोच रहा था। इंजीनियरों को असाधारण स्पष्टीकरणों पर अविश्वास करना सिखाया जाता है। वे त्रुटियों, विसंगतियों और वैकल्पिक कारणों की तलाश करते हैं। सभी तकनीकी बहाने आजमा लिए गए। डेटा बिल्कुल सही था। उपकरण ठीक से काम कर रहा था। कई बार जांच करने पर भी आकृतियां एक जैसी ही रहीं। यह विसंगति दूर नहीं हो रही थी। इससे एक समस्या खड़ी हो गई। यह मिशन इस तरह की खोज की व्याख्या करने के लिए सुसज्जित नहीं था। इसमें कोई पुरातत्वविद सवार नहीं था। गहरे समुद्र की संरचनाओं में विशेषज्ञता रखने वाला कोई भूविज्ञानी भी नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल सोनार से ही निश्चितता नहीं मिल सकती थी। ध्वनि से आकार तो पता चल सकता था, लेकिन पदार्थ नहीं। यह ज्यामिति का संकेत दे सकती थी, लेकिन उत्पत्ति का नहीं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें दृश्य पुष्टि की आवश्यकता थी। कैमरे प्रकाश और प्रत्यक्ष अवलोकन ही सोनार से मिलने वाले संकेत को समझने का एकमात्र तरीका थे। उसी क्षण अभियान ने एक अदृश्य रेखा पार कर ली। अब वे जहाजों के मलबे की खोज नहीं कर रहे थे। वे किसी ऐसी चीज को घूर रहे थे जो उस गहराई में मौजूद होने की बुनियादी धारणाओं को चुनौती दे रही थी। ध्वनि ने एक रहस्य की रूपरेखा तो उजागर कर दी थी, लेकिन उसे समझा नहीं पा रही थी। अब ध्वनि ही काफी नहीं थी, उन्हें देखने की जरूरत थी। ड्रोन घोर अंधेरे में उतर गया। रोबोटिक पनडुब्बी को गहरे पानी में उतारना एक धीमी और सावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है, जो खोज से कहीं अधिक शल्य चिकित्सा के समान है। हर सील, केबल और थ्रस्टर का सही ढंग से काम करना आवश्यक है, क्योंकि गहराई में विफलता का अर्थ है स्थायी नुकसान। जैसे ही ड्रोन सतह के नीचे गया, दिन का उजाला तेजी से कम होता चला गया। कुछ ही मिनटों में पानी का रंग नीले से काला हो गया। 700 मीटर की गहराई पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती। समुद्र एक शून्य में तब्दील हो जाता है, शांत और भयावह, जहां दबाव इतना बढ़ जाता है कि बिना सुरक्षा वाली मशीनरी पल भर में नष्ट हो सकती है। नियंत्रण कक्ष से वास्तविक समय में उतरने की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही थी। स्क्रीन पर संख्याएं स्क्रॉल हो रही थीं। गहराई बढ़ती जा रही थी। तापमान गिर गया। ड्रोन की बत्तियां पहले बंद रहीं, ताकि समुद्री बर्फ के नाम से जाने जाने वाले तैरते कणों की परतों से गुजरते समय ऊर्जा की बचत हो सके। ये ऊपर से जीवन के अवशेष हैं, जो धीरे धीरे अंधेरे में समा रहे हैं। रोबोट के अलावा कुछ भी नहीं हिला। फिर मॉनिटर पर समुद्र तल दिखाई दिया, काले रंग से उभरता हुआ एक सपाट धुंधला सा विस्तार। जब बत्तियां जलीं, तो उसका प्रभाव तत्काल और विचलित करने वाला था। अनियमित चट्टानों या तलछट के बजाय कैमरों ने सपाट और चिकनी सतहों को रोशन किया। विशाल पत्थर के ब्लॉक अगल बगल रखे हुए थे। उनके किनारे नुकीले थे, उनकी सतहें समतल थीं। ये संयोग से बिखरे हुए पत्थर नहीं थे।
इन्हें जानबूझकर रखा गया था। कुछ इमारतें स्मारकों की तरह अकेली खड़ी थीं, कुछ ने लंबी निरंतर दीवारें बनाई हुई थीं। इस विशाल संरचना को नजरअंदाज करना असंभव था। प्रत्येक पत्थर कई मीटर चौड़ा था और उसका वजन दसियों टन था। कैमरा धीरे धीरे करीब आया और उन सतहों को स्कैन किया जिन पर प्राकृतिक दरारों के बहुत कम निशान थे। इतनी गहराई में जैविक विकास बहुत कम होता है, लेकिन समय के साथ तलछट आम तौर पर हर चीज को ढक लेती है। यहां पत्थर आश्चर्यजनक रूप से साफ दिखाई दे रहा था। इसकी बनावट एक समान थी, रंग हल्का था और यह गहरे समुद्र तल से बिल्कुल अलग दिख रहा था। ड्रोन के परिप्रेक्ष्य से दोहराए जाने वाले पैटर्न दिखाई दे रहे थे, मानो पत्थरों को विशेष विनिर्देशों के अनुसार तराशा गया हो। यह कटाव नहीं था, यह निर्माण कार्य था। जैसे जैसे रोबोट आगे बढ़ता गया, संरचना और भी भयावह होती गई। कुछ संरचनाएं दूसरों की तुलना में अधिक ऊंची थीं, जिससे सीढ़ी नुमा आकृतियां बन गई थीं। कुछ अन्य ऊपर से देखने पर आयताकार दिखाई देती थीं, जिनके भीतर खुले स्थान थे। जब ड्रोन ने अपना कैमरा नीचे की ओर इन रिक्त स्थानों में घुमाया, तो अंधेरा अंदर की ओर फैलता हुआ दिखाई दिया, जिससे आंतरिक गुहाओं का आभास हुआ। प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं में सीधी सीमाओं वाले खोखले स्थान शायद ही कभी बनते हैं। गुफाएं अनियमित रूप से बनती हैं। ये स्थान अनियमित रूप से नहीं बने, वे जानबूझकर बनाए गए प्रतीत हो रहे थे, मानो कमरे या नींव हों। संचालक चुप हो गए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। इसके निहितार्थ वास्तविक समय में सामने आ रहे थे। यदि ये इमारतें थीं, तो वे प्राचीन थीं। यदि वे प्राचीन थीं, तो उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। इसकी गहराई ही किसी भी जात सभ्यता की संभावना को नकार देती है। स्वीकृत इतिहास में किसी भी मानव सभ्यता द्वारा यहां संरचनाएं बनाना संभव नहीं था। ऐसा करने के लिए भूमि का शुष्क होना आवश्यक था। इसका मतलब था कि अतीत पाठ्य पुस्तकों में वर्णित अतीत से बिल्कुल अलग था। ड्रोन ने अपना धीमा सर्वेक्षण जारी रखा, जिससे स्थल के और अधिक हिस्से सामने आए। सतहें समकोण पर संरेखित थीं। संरचनाओं के बीच रास्ते बने हुए थे। लेआउट से योजनाबद्धता का संकेत मिलता था, न कि अनियमितता का। तलछट और समय की परतों के नीचे भी व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जिसने भी इन पत्थरों को रखा था, उसने ऐसा किसी उद्देश्य से किया था। फिर भी सबसे बड़ा आश्चर्य पत्थरों की उपस्थिति नहीं थी। यदि कोई पूरी कोशिश करे तो भूविज्ञान के आधार पर पत्थरों की मौजूदगी को समझाया जा सकता है। जिस बात को आसानी से नकारा नहीं जा सकता था, वह थी मंशा। भार, समरूपता, पुनरावृत्ति और खाली स्थान संयोगवश एक साथ प्रकट नहीं होते। वे एक सुनियोजित योजना की ओर इशारा करते हैं। लेकिन केवल पत्थर ही सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। वह युग जिसने इतिहास रच दिया। शुरुआती सदमे के शांत होने के बाद एक और भी गंभीर प्रश्न ने उसकी जगह ले ली। सवाल यह नहीं है कि वे संरचनाएं क्या थीं, बल्कि यह है कि उनका निर्माण कब हुआ होगा। पत्थर गहराई के बारे में झूठ नहीं बोलता। सतह से 700 मीटर नीचे दबाव और अंधेरा निर्माण को असंभव बना देते हैं। यदि इन संरचनाओं का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, तो इन्हें सूखी भूमि में ही बनाया गया होगा। इस धारणा ने जांच को इंजीनियरिंग से बाहर निकालकर भूविज्ञान की ओर मोड़ दिया, जहां समय सबसे खतरनाक कारक बन जाता है। क्षेत्र से प्राप्त भूवैज्ञानिक आंकड़ों ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की। पश्चिमी क्यूबा के निकट समुद्र तल चूना पत्थर के एक पठार पर स्थित है, जो धीमी टेक्टोनिक हलचल से बना है। ये प्लेटें तेजी से ऊपर नीचे नहीं होती। किसी भूभाग को सैकड़ों मीटर नीचे धंसने के लिए या तो बहुत अधिक समय लगता है, या फिर कोई भीषण भूस्खलन होना आवश्यक है। समुद्र स्तर के रिकॉर्ड से सीमित राहत ही मिली। पिछले हिमयुग के दौरान
महासागरों का स्तर कम था, लेकिन 700 मीटर तक नहीं। इसका मतलब यह था कि जमीन को भी खिसकना पड़ा था, न कि केवल पानी को। विशेषज्ञों ने कैरिबियन बेसिन में मौजूद फॉल्ट लाइनों, भूकंपीय इतिहास और भूपर्पटी के व्यवहार का अध्ययन किया। नतीजा निराशाजनक था। इस स्थल को क्रमिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जलमग्न करने के लिए समय को हजारों साल, शायद उससे भी अधिक पीछे ले जाना होगा। 5000 नहीं, 10,000 नहीं। कृषि शहरों या लिखित भाषा के जन्म से कहीं पहले मानव इतिहास के उस दौर में स्वीकृत मॉडलों के अनुसार लोग छोटे समूहों में रहते थे, साधारण औजारों का इस्तेमाल करते थे और अपने पीछे कोई स्थायी निशान नहीं छोड़ते थे। यहीं से समस्या गंभीर हो जाती है। यदि ये संरचनाएं कृत्रिम हैं, तो मानव विकास का कालक्रम अधूरा है। पूरे अध्याय गायब हो जाते। विशाल पत्थर के ब्लॉकों को काटने, परिवहन करने और जोड़ने में सक्षम सभ्यता को उस युग के लिए वर्तमान में संभव मानी जाने वाली क्षमता से कहीं अधिक संगठन, ज्ञान और श्रम की आवश्यकता होती। ऐसी सभ्यता ने अन्य स्थानों पर भी अपने निशान छोड़े होते। औजार, कलाकृतियां, बस्तियां, फिर भी इनमें से किसी की भी स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है। वैकल्पिक व्याख्या भी उतनी ही परेशान करने वाली है। वह यह है कि प्रकृति ने स्वयं ही शहर का आभास उत्पन्न किया। भूवैज्ञानिकों ने विखंडन, लंबवत दरार और खनिज क्रिस्टलीकरण जैसी क्रियाविधियों का प्रस्ताव दिया। कुछ चट्टानी संरचनाएं सीधी रेखाओं में टूट सकती हैं। दुर्लभ मामलों में पत्थर ज्यामितीय आकृतियां बना सकता है, लेकिन ये प्रक्रियाएं आमतौर पर सीमित पैमाने पर होती हैं। ये किलोमीटरों तक फैली हुई दोहराई जाने वाली संरचनाएं संरेखित लेआउट और खोखले स्थान उत्पन्न नहीं करती। यादृच्छिक प्रक्रियाएं शहरी नियोजन की तरह स्वयं को व्यवस्थित नहीं करती। एक तीसरी संभावना पर भी संक्षेप में चर्चा हुई। विनाशकारी भूस्खलन। धीरे धीरे धंसने के बजाय भूकंपीय विफलता के कारण भूमि अचानक नीचे गिर सकती थी। यदि कोई तटीय बस्ती किसी विवर्तनिक दोष के निकट स्थित होती, तो एक भीषण भूकंप उसे कुछ ही घंटों में गहरे समुद्र में समाहित कर सकता था। इससे संरचनाएं अपनी जगह पर ही सुरक्षित रहती, क्योंकि तत्काल जलमग्न होने से वे कटाव से बच जाती। ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में आम है, असंभव नहीं है। यह व्याख्या भी समस्याएं पैदा करती है। पत्थर के शहर बनाने में सक्षम सभ्यता का अस्तित्व इतिहास में बताए गए समय से कहीं पहले होना चाहिए था। आपदा साक्ष्य मिटा सकती है, लेकिन निर्माण की आवश्यकताएं नहीं। आवश्यक उपकरण, कौशल और संगठन पतन से पहले कहीं न कहीं मौजूद रहे होंगे। पुरातात्विक अभिलेखों में उनकी अनुपस्थिति को नजरअंदाज करना कठिन होता जा रहा है। इस स्तर पर विशेषज्ञों के सामने एक विकल्प था। यह स्वीकार करें कि इतिहास अधूरा है, या इस बात पर जोर दें कि संरचनाएं अपनी क्रमबद्धता के बावजूद प्राकृतिक हैं। दोनों विकल्पों के अपने परिणाम हैं। एक विकल्प मानव इतिहास को फिर से लिखता है। दूसरी व्याख्या में ऐसे भूवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है जो इस पैमाने पर पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों ही व्याख्याएं सुविधाजनक नहीं हैं। दोनों ही स्थापित ढांचों में आसानी से फिट नहीं बैठती। उस बेचैनी ने बाद में उत्पन्न हुई झिझक को स्पष्ट कर दिया। यह अब केवल एक अपवाद का मामला नहीं था। यह उस आधार का सवाल था जो पढ़ाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है और जिस पर विश्वास किया जाता है। जैसे जैसे विश्लेषण गहराता गया, स्थिति उतनी ही अस्थिर होती गई और दोनों ही जवाबों ने विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया। चुप्पी, भय और ठप्प पड़ा शोध। शुरुआती रिपोर्टों के सामने आने के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि इसके बाद और भी अभियान चलाए जाएंगे। यह खोज इतनी बड़ी थी
कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और इतनी विघटनकारी थी कि चुपचाप भुला दी जा सकती थी। लेकिन इसके विपरीत हुआ। शोध की गति धीमी हुई, फिर रुक गई। शुरुआती बाधाओं में से एक राजनीतिक थी। जिन जल क्षेत्रों में ये संरचनाएं पाई गईं, वे क्यूबा के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध तनावपूर्ण थे। आर्थिक प्रतिबंधों ने सहयोग को सीमित कर दिया। कुछ देशों के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों को वहां काम करने से कानूनी रूप से रोक दिया गया था। यहां तक कि डेटा साझा करना भी जटिल हो गया था। जो एक वैश्विक वैज्ञानिक प्रयास होना चाहिए था, वह भू राजनीतिक बाधाओं में फंस गया। पैसे ने दूसरा झटका दिया। गहरे समुद्र की खोज बेहद महंगी होती है। अनुसंधान नौकाओं के संचालन में प्रतिदिन हजारों डॉलर का खर्च आता है। विशेष पनडुब्बियों, चालक दल, ईंधन और विश्लेषण पर होने वाला खर्च लाखों डॉलर तक पहुंच जाता है। स्पष्ट लाभ होने पर निवेशक ऐसे मिशनों में निवेश करने को तैयार रहते हैं। सोना चांदी कलाकृतियां जिन्हें प्रदर्शित या बेचा जा सकता है। समुद्र तल पर पड़े पत्थर के टुकड़े इस श्रेणी में नहीं आते। उनकी नीलामी नहीं की जा सकती। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। इनसे तत्काल कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि यह जगह पारंपरिक अर्थों में कोई खजाना नहीं है, लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। मूल अभियान लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि संरक्षण के लिए। लाभ मिलना बंद हो जाने पर गति भी थम गई। सरकारें सार्वजनिक धन को ऐसे किसी कार्य पर खर्च करने से हिचकिचा रही थीं जो बिना गारंटी शुदा परिणामों के स्थापित इतिहास को चुनौती दे रहा हो। निजी निवेशक पीछे हट गए। परियोजना अधर में लटक गई। डेटा को संग्रहित कर दिया गया। उपकरणों का पुनरावंटन किया गया। जिन बातों ने कुछ समय के लिए धारणाओं को झकझोर दिया था, उन्हें अनसुलझे मामले के रूप में दर्ज कर लिया गया। अकादमिक हलकों में एक अलग ही भय का माहौल छा गया। विज्ञान आम सहमति से आगे बढ़ता है, लेकिन आम सहमति रक्षात्मक रुख में बदल सकती है। यह प्रस्ताव रखना कि समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर मौजूद हो सकता है जो जात सभ्यताओं से भी पुराना हो, न केवल साहसिक था बल्कि खतरनाक भी था। करियर विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। विवादास्पद व्याख्याओं को प्रकाशित करने से आलोचना, उपहास और पेशेवर अलगाव का खतरा रहता है। जो शोधकर्ता स्वीकृत समय सीमाओं से बहुत आगे निकल जाते हैं, उन्हें अनुदान, पद और प्रभाव खोने का जोखिम रहता है। चुप रहना ही सुरक्षित विकल्प बन गया। इसके लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ प्रोत्साहन की जरूरत है। एक भूविज्ञानी जो किसी स्थल को असामान्य प्राकृतिक संरचना बताता है, उसे बहुत कम जोखिम का सामना करना पड़ता है। वहीं एक शोधकर्ता जो हजारों साल पुरानी लुप्त सभ्यता का सुझाव देता है, उस पर हमले होने की आशंका रहती है। सहकर्मी समीक्षा उन दावों के प्रति कठोर होती है जो मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, और उन सबूतों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसे कोई भी प्रदान नहीं करना चाहता था। यह चक्र चलता रहा। सबूत नहीं तो धन भी नहीं। धन न मिलने का मतलब था कोई सबूत नहीं। समय के साथ यह कहानी मुख्य धारा की चर्चा से गायब हो गई। मीडिया का ध्यान कहीं और चला गया। नई खोजों ने पुरानी खोजों की जगह ले ली। वह स्थल अछूता, अपरिवर्तित प्रतीक्षा करता रहा। उसका अस्तित्व वृत्त चित्रों और मंचों में फुसफुसाहट बनकर रह गया। गंभीर पत्रिकाओं में शायद ही कभी उसका उल्लेख होता था। उसे न तो गलत साबित किया गया, बल्कि बस अनदेखा कर दिया गया। इस तरह की चुप्पी के पहले भी उदाहरण मौजूद हैं। इतिहास ऐसी खोजों से भरा पड़ा है जिन्हें इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थीं। ऐसे आंकड़े जिन्होंने समय सीमा को चुनौती दी।
अत्यधिक उन्नत प्रतीत होने वाली कलाकृतियां, असुविधाजनक स्थानों पर पाई जाने वाली संरचनाएं। अक्सर इन खोजों का पुनर्मूल्यांकन होने से पहले दशकों तक इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। कभी कभी वे सच होते ही नहीं। जांच का अभाव सत्य के अभाव के समान ही मान लिया जाता है। फिर भी विज्ञान ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन कहानियों ने नहीं। मौखिक परंपराओं, प्राचीन कथाओं और मिथकों में समुद्र में समा जाने वाली भूमि की कहानियां सुनाई देती रहीं। इनमें अचानक आई बाढ़ में डूबे शहरों, भागने पर मजबूर हुए लोगों और पानी के नीचे दबे ज्ञान का वर्णन मिलता है। ये कहानियां इसलिए जीवित नहीं रहीं क्योंकि वे सिद्ध हो चुकी थीं, बल्कि इसलिए जीवित रहीं क्योंकि उन्हें याद रखा गया था। वे उन संस्कृतियों में कायम रहे जिन्हें लंबे समय से प्रतीकात्मक या काल्पनिक मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन मिथकों ने वह याद रखा जिसे विज्ञान भूल गया था। वह शहर जो हमारे नीचे प्रतीक्षा कर रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों में समुद्र में समा जाने वाली भूमि की कहानियां प्रचलित हैं। इन किंवदंतियों को अक्सर रूपक मानकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इनकी निरंतरता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। अमेरिका से लेकर भूमध्य सागर तक प्राचीन लोगों ने भीषण बाढ़, लुप्त हो चुके द्वीपों और एक ही विनाशकारी क्षण में नष्ट हो चुके शहरों की कहानियां सुनाई हैं। ये धीमी गिरावटें नहीं थीं, बल्कि अचानक अंत थे। कई कहानियों में बचे हुए लोग ज्ञान के अंशों को नई भूमि पर ले गए और पत्थरों के बजाय कहानियों के माध्यम से स्मृति को संरक्षित किया। इन मिथकों का बारीकी से अध्ययन करने पर एक मूल विचार सामने आता है। समुद्र में कुछ महत्वपूर्ण खो गया। सदियों तक ऐसी कहानियों का वैज्ञानिक चर्चा में कोई स्थान नहीं था। भौतिक प्रमाणों के अभाव में वे कल्पना के दायरे में ही सिमटी रहीं। लेकिन दुनिया भर में डूबे हुए तटों, जलमग्न नदी घाटियों और पानी के नीचे के खंडहरों की खोज ने इस धारणा को बदलना शुरू कर दिया है। पृथ्वी के इतिहास में समुद्र का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ा है। ऐसे संपूर्ण भूभाग जो कभी मानव जीवन का आधार थे, अब समुद्र तट से बहुत दूर स्थित हैं। उथले पानी के नीचे पहले से ही मछली पकड़ने वाले गांव, पत्थर के घेरे और प्राचीन सड़कें मिल चुकी हैं। बड़ी बस्तियों के अस्तित्व की संभावना अब अकल्पनीय नहीं है। बस अभी तक उनका पूरी तरह से अन्वेषण नहीं हुआ है। क्यूबा के निकट स्थित संरचनाएं उन उथले क्षेत्रों से बहुत दूर अंधेरे और दबाव में फंसी हुई हैं। वे इतनी गहराई में मौजूद हैं कि जिज्ञासा का कोई स्थान नहीं है। फिर भी प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है। अब स्वायत्त जलमग्न वाहन दशकों पहले की अकल्पनीय सटीकता के साथ भूभाग का मानचित्रण कर सकते हैं। लेजर स्कैनिंग प्रणालियां तलछट को भेद सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सोनार डेटा का विश्लेषण कर सकती है और मानव आंखों से अदृश्य पैटर्न की पहचान कर सकती है। वापसी के साधन मौजूद हैं। कमी है तो बस उनका उपयोग करने के निर्णय की। यह झिझक तकनीकी नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। उस स्थान पर वापस जाने से कुछ असहज बात की पुष्टि होने का खतरा है। यदि संरचनाएं प्राकृतिक हैं तो दशकों की अटकलें निराशा में तब्दील हो जाती हैं। यदि वे कृत्रिम हैं तो इतिहास स्वयं खंडित हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन की आवश्यकता होगी। मानव विकास के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताएं कमजोर पड़ जाएंगी। इन मान्यताओं पर आधारित संस्थानों को दबाव का सामना करना पड़ेगा। शहर को यथावत छोड़ देना उससे सामने आने वाले खुलासों का सामना करने से कहीं अधिक आसान है। इसलिए यह स्थल अछूता ही बना हुआ है। इसकी गलियों से ठंडा पानी बहता है। समुद्री जीव जंतु उन पत्थर की सतहों के पास से गुजरते हैं जिन पर कभी सूर्य की रोशनी पड़ी होगी। तलछट धीरे धीरे मिलीमीटर दर मिलीमीटर जमती जाती है, जिससे किनारों और कोणों का संरक्षण होता है। सागर ढाल और जेलर दोनों का काम करता है। यह संरचनाओं को क्षय से बचाता है, साथ ही उन्हें पहुंच से दूर रखता है।
समय बिना किसी जल्दबाजी के बीतता है। यह शहर ध्यान आकर्षित करने की मांग नहीं करता, यह बस प्रतीक्षा करता है। यह प्रतीक्षा एक विचित्र तनाव पैदा करती है। निर्देशांक ज्ञात हैं, डेटा मौजूद है, छवियां संग्रहित हैं। किसी भी क्षण पर्याप्त धन से लैस एक अभियान दल फिर से नीचे उतर सकता है, तलछट हटा सकता है और पत्थर की सीधे जांच कर सकता है। बरामद किया गया एक नमूना वर्षों से चल रहे विवाद का जवाब दे सकता है, लेकिन कोई हिलता डुलता नहीं है। सावधानी और सुकून से भरी खामोशी कायम है। उस सन्नाटे में कुछ बेचैनी है। यह विचार कि सतह के नीचे एक भूले हुए अध्याय के सबूत छिपे हैं। यह शहर अछूता है, इसलिए नहीं कि यह दुर्गम है, बल्कि इसलिए कि यह असुविधाजनक है। यह शहर इस धारणा को चुनौती देता है कि मानव प्रगति एक सीधी रेखा में होती है। यह पुनरावृत्ति हानि और भेद्यता का संकेत देता है। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्र का स्तर बढ़ता है, भूस्खलन होता है और ज्ञान लुप्त हो सकता है। फिलहाल शहर वहीं बना हुआ है, प्रकाश से परे, शोर से परे, वाद विवाद से परे। यह अस्तित्व में है, चाहे इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। इसे वास्तविक बने रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल समय चाहिए। और समय वह चीज है जो सागर के पास प्रचुर मात्रा में है। और एक दिन किसी को यह तय करना होगा कि क्या दोबारा इस पर गौर करना चाहिए। अगर यह खोज सच है तो यह मानव इतिहास के बारे में हमारी सारी धारणाओं को बदल देगी। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो यह कुछ और भी भयावह सच्चाई उजागर करेगी। सच से हमारा डर। अपनी थ्योरी कमेंट्स में शेयर करें। छुपे हुए इतिहास के बारे में और जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और स्क्रीन पर अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकते।